Okay, now this is the second part of the video of democratic politics, chapter number 1, what is democracy and why democracy. इस चैप्टर में अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का भी अगर आपको मतलब समझना है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं जिनके माध्यम से डेमोक्रेसी बना हुआ है। यस, जैसे आप किसी सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही तो हमें यहाँ पे कुछ पहलू हैं जिनके बारे में, एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में जानने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के सेंस में। जैसे कि सबसे पहली बात है, आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग पता है? बोलो हाँ हाँ। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं वोट देकर किसको, अपने रूलर को, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर ये बनता है वो ये क्या बनता है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इन इस डेफिनेशन में रूलर का मतलब क्या है? वो आदमी जिसको चुना गया है। क्या किया गया है? चुना गया है। जैसे इलेक्टेड बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पे कही गई डेफिनेशन के अंदर इलेक्शन। तो इलेक्शन मतलब किस तरह का इलेक्शन? यस, यहाँ पे बताया गया है कि एक तरह का कंडीशन, यस, एक तरह का कंडीशन या एक तरह का सिस्टम जिसके द्वारा आप लोगों को चुन सकते हो। फिर द पीपल मतलब लोग, लोगों का क्या रोल रहेगा। यस, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट को कौन चलाएगा। तो आपने ये कितने फीचर्स देखे? ये आपने 4 फीचर्स देखे। यस, जिसमें आपने ये समझा, पहले तो आप डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ रहे हो। 4 सेंस में बताया कि रूलर कौन है, वो आदमी जिसको चुना गया है। इलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से लोगों को चुना जाता है, जिसके थ्रू चुन सकते हो। पीपल उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यस, लोगों को चुनने का। फिर उसके बाद जो लोग चुने गए हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं, ऐसा। तो ये आपने कुछ यहाँ के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय लीडर्स के बारे में। यस, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मैं आपको प्यारे बच्चों पाकिस्तान का एक केस बताना चाहूँगा जिसमें दिया गया है कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो एक मिलिट्री कॉप यानी कि जो हेड हैं जनरल, उनका नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। यस, उनकी एक मिलिट्री कॉप के वो हेड थे। ये समय था अक्टूबर 1999 का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, यस, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थे या जिन लोगों को चुना गया था, उनको उन्होंने हटा दिया और अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया। चीफ का मतलब होता है मेन, काम करने वाला, ठीक है, सुप्रीम। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर लिया और उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। वहाँ का क्या बना लिया? प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 2002 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या होल्ड करेंगे? रिफरेंडम। क्या होल्ड करेंगे? रिफरेंडम, ठीक है। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिफरेंडम होल्ड करेंगे। रिफरेंडम का मतलब था कि एक वोट, यस, जैसे पार्लियामेंट में आप देखेंगे कोई बिल या फिर कुछ दूसरी चीज़ें जो पास करवानी रहती है तो उसके लिए कैसे वोट करवाया जाता है, उसी तरह यस, कोई भी नई पॉलिसी या स्पेसिफिक पॉलिसी अगर अडॉप्ट करना है तो उसके सेंस में वोट करवाना, यस, किससे? सिटीजन से या जो मेंबर है उनसे। तो यहाँ पर भी उन्होंने डिसाइड किया कि 2002 में रेफरेंडम वो होल्ड करेंगे, यानी कि, और इसमें क्या होता है, इसमें बैलेट पेपर, एक पेपर होता है जिसमें आपको यस या नो लिख के डालना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बताते हैं कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेफरेंडम होल्ड करेंगे, यस, तब यहाँ पे बताया गया है कि यस, ताकि उनकी जो सरकार है वो अगले 5 साल तक और रूल करे या ना करे। यस, तो यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, यानी कि उन्होंने क्या बताया रेफरेंडम के बारे में। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि जो रेफरेंडम है, जैसे आप देख सकते हैं, वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, यानी कि गलत तरीके से धोखाधड़ी करके वोट करवाना। जैसा कि बात बताया गया है कि अगस्त 2002 में, यस, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था,
यस, जिसके बाद यहाँ पे एक शब्द भी बताया गया अमेंडेड। अमेंडेड मतलब चेंज करना, और उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज किया। अब मान लो उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो उसके हिसाब से क्या है, तो यहाँ बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि सुप्रीम पावर हो गई है किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। यस, और जो भी मेंबर बने उनको, जो कमेटी बनी उनको वो क्या कर सकते हैं, डिसमिस, यानी कि हटा सकते हैं। दूसरी बात, जो वर्क होगा सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। यहाँ पे बताया गया है कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यस, जो सिक्योरिटी को देखते हैं उनके ऊपर वो मतलब क्या कर रहे थे, नज़र बनाए हुए थे। तो आप देखेंगे ऐसे में किसी का भी वहाँ पर सत्ता में आना या विरोध कर पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अब आगे बताया गया कि आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वेर हेल्ड टू द नेशन एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ये लॉ पास करने के बाद इलेक्शंस तो होते ही थे, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो इलेक्शन सिर्फ नाम मात्र का था। एक्चुअल में तो वहाँ पे रूल जो हैं वो कौन करते थे, प्रेसिडेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स। तो बच्चों ये हमने केस हमारे नेबर कंट्री का देखा। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी का मतलब नज़र आ रहा है? यस, नहीं, आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। यस, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर मैनी रीजन्स, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पाकिस्तान है अंडर परवेज़ मुशर्रफ कुड नॉट बी कॉल अ डेमोक्रेसी। तो वो क्या क्या रीजन्स हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि एक चीज़ पे ध्यान रखना, जैसे कैन वी से दैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान? आंसर होगा नो, क्वाइट नॉट। ओके, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि एक प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे उन्होंने किसी को चुना, फिर स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे उन्होंने स्टेट वालों ने किसी को चुना, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने किसी और को चुना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रियल चॉइस है ऑफर होनी चाहिए वो नहीं है। यस, वो तो जस्ट चुन रहे हैं, बट लेकिन जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वही क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बात आपको बताई गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रेसी कैसे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया हो ऐसे। यस, अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, यानी कि जो लोग चुने गए हैं वो लोग चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के सीएम हो, वो डिसीज़न नहीं ले सकते। उनको हर बात के लिए किसकी सहमति लेनी पड़ती थी, प्रेसिडेंट साहब की या फिर ऑफिशियल्स की। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज़ में। तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप और मोनार्ची थी? आंसर होगा हाँ। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्मली इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्लियामेंट थी, जिसको लोगों ने वाकई में चुना था, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। यस, ऐसा ही कुछ केस कुछ और भी कंट्रीज़ में है, जहाँ पर आपको बताया गया कि इन अ फ्यू कंट्री द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यस, दिस कैनॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि उनके जो डिसीजंस हैं वो कोई दूसरा बाहर वाला व्यक्ति ले रहा है, ना कि वो ले पा रहे हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि लोगों को उनका अधिकार है, यस, और जिनको चुना है वो रूल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा, तो जस्ट जो हमने ऊपर पढ़ा कि लोगों ने तो किसी और को चुना लेकिन रूल कोई और कर रहा है, तो वो वाली कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसके बारे में। तो यहाँ से हमें मीनिंग क्लियर हो गया कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये आपका डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों को चुना गया है वही डिसीजन लेने का अधिकार है। समझ गए? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये हमने प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल समझा और उस नेबरिंग कंट्री के हिसाब से हमने डेमोक्रेसी का एक एक्चुअल मीनिंग समझा, जिसमें हमें ये पता चला कि जिन लोगों को चुना गया है उन्हीं के पास अधिकार होता है रूल करने का, ना कि किसी और के पास। अब हम आगे बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। बच्चों जैसा कि आपको पता है इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। यस, और
हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो जीत भी सकते हैं और वो हार भी सकते हैं, इसमें किसी की भी जीत निश्चित नहीं रहती है। तो चलिए अब हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और देश के बारे में हमें बताया गया है कि चाइना के बारे में। यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होता है। वहाँ पर जो एक पार्टी है जिसका नाम बताया गया है क्वांगो रिनिम दिब्योंग दाओई, यस, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, तो इस पार्टी के बारे में बताया जाता है कि वो पावर में है, यस, और वो क्या कर सकता है, कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है। ये पार्टी पावर में है और वो चाइना की कंट्री का जो कोई भी मेंबर है उसको वो प्रेसिडेंट बना सकता है। यस, ओके। आगे यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम इसमें कितने यहाँ पे बताया गया कि नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। कितने लोग चुने गए थे चाइना में से? 3000 लोग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ जो मेंबर्स को चुना गया था वो किनके द्वारा चुना गया था? आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। यहाँ पे बताया गया इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। यानी ये सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। यस, तो कम्युनिस्ट पार्टी, यस, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन आगे लड़ सकते हो। फिर आगे बताया गया है, यस, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भी छोटी छोटी 8 अलाइड एक दूसरे से पार्टी हैं, वही सिर्फ इलेक्शन कर सकते थे। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ? 2002 और 2003 की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बताया गया कि हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है वो किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। आज भी ऐसा ही है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे बताया गया कि जब से यहाँ पे बताया गया कि इंडिपेंडेंस हुआ है, कहाँ पर? मैक्सिको में। यस, मैक्सिको की बात है। होल्ड इलेक्शन आफ्टर 6 ईयर, वहाँ पर इलेक्शन होता है 6 ईयर, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कंट्री हैव नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूलर, यानी कि कभी भी इस कंट्री को किसी मिलिट्री वाले ने या किसी डिक्टाना शाह ने रूल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 2000 तक यहाँ पे एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती रही बार बार, और मैक्सिको की उस पार्टी का नाम है PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये पार्टी बार बार इलेक्शन जीत। अभी हमने पाकिस्तान का केस पढ़ा, फिर हमने चाइना का केस पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर यस मैक्सिको की पार्टी का केस पढ़ा। तो ये पार्टी कैसे जीतती थी? तो इसके लिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये डर्टी ट्रिक्स प्ले किया करती थी इलेक्शन के टाइम पे। कभी जो पोलिंग बूथ होता था उसका एड्रेस चेंज करवा देती थी। कभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते थे उन बच्चों को बोला करते थे, टीचर्स से कहलवाया करते थे कि अपने मम्मी पापा को इसी पार्टी को वोट करने के लिए बोलिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें चलती थी, और जो दूसरी पार्टी खड़ी होती थी उसके ऊपर झूठे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया आपको, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एलिगेशन, यानी कि आरोप लगाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर चलती रहती थी। यस, और काफ़ी टाइम तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो पैसा है, यस, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा वो स्पेंड किया करते थे कैंडिडेट्स के ऊपर जीतने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बताइए कि इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है? आंसर होगा नहीं। ऐसे ही चाइना में भी इलेक्शन जो है वो पीपल को उनकी चॉइस नहीं ऑफर करता है, यानी कि लोगों को लगता है कि वो चुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई और ही चुन के आदमी को अपॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, यस, तो रूलिंग पार्टी को चूज करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही जो मैक्सिकन पीपल हैं, मैक्सिको के रहने वाले, उनके पास भी कोई सही अधिकार नहीं है रूल करने का, क्योंकि एक ही पार्टी जो है काफ़ी सालों से रूल कर रही है और वो कभी भी हारी नहीं है, और ना उसके अगेंस्ट में कोई आदमी बोलता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? आप देखेंगे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर कोई भी पार्टी जीत सकती है और कोई भी पार्टी हार सकती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। यस प्यारे बच्चों, तो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा? यस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए।
अब हम सेकंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने समझा था डेमोक्रेसी के अंदर कि इलेक्शन होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है जो आपको पढ़ना है। ये सेकंड फीचर आपका है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि जिनको चुना गया है उनके पास अधिकार होता है, दे रूल द कंट्री और दे फॉर्म द गवर्नमेंट। सेकंड फीचर जो हमने यहाँ पे समझा है वो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, और जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, पावर में है, उसको उतना ही अधिकार है हारने का भी जितना जीतने का। तो ये कुछ चीज़ें, ये सेकंड चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल है वो 1 पर्सन 1 वोट का। यस, वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैसों के दम पर यस खरीदना। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, यस, पहले यहाँ पे बताया जाता है कि हमने पढ़ा है कि स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि लोगों को पहले वोटिंग राइट नहीं था। जैसे अगर आप फ्रांस रेवोल्यूशन को पढ़े हैं तो उसमें पता है आपको कि जो प्रॉपर्टी और वेल्थ वाले मैन थे उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट था, वुमेंस और नॉन प्रॉपर्टीड वाले मैन को नहीं था। तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। या फिर और भी मैं आपको केस बताता हूँ कि वोटिंग राइट जो है इक्वल क्यों होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सऊदी अरबिया के बारे में बताया गया है कि वुमन को बिल्कुल भी वोट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि इस्टोनिया, यस, वहाँ पे बताया गया जो सिटीज़न है, यस यस, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, जो कि जबकि यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी वाले दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो वोट यस नहीं दे सकते। तो एक कंट्री में एक आदमी वोट दे सकता है और दूसरा नहीं दे सकता है। यस, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ़िजी की। तो फ़िजी में यहाँ पे क्या बताया गया है? फ़िजी में यहाँ पे बताया गया है आपको कि यहाँ पे जो सिस्टम है, यस, उसमें बताया गया कि जो डिफरेंट जो दूसरे लोग हैं फ़िजी के, यस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फ़िजी हैज़ मोर यस, यहाँ दिया गया है कि फ़िजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फ़िजियन। यस, यानी कि जो वहाँ के लोकल हैं उनको ज़्यादा वैल्यू है उनके वोट की, लेकिन जो लोग बाहर से हैं उनके वोट की वैल्यू नहीं है। तो बच्चों ये केस मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे डिफरेंट तरीके हैं, यस, और लोगों का वोट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम पढ़ रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला यहाँ पर प्यारे बच्चों कि डेमोक्रेसी में जो सिटीज़न होते हैं, एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए 1 पर्सन 1 वोट का सुविधा है। एक वोट का एक ही वैल्यू है, ऐसा नहीं कि किसी ने एक दिया तो उसको 2 मान लिया जाएगा। तो ये कुछ हमने केस यहाँ का पढ़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों।